हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर हिंदी का जारी किया है 2023 के बच्चों के लिए, इस मॉडल पेपर का A to Z यानी पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। और देखिए 16 फरवरी का अगर आपका एग्जाम है, 16 फरवरी हिंदी, ऐसा ही आपका पेपर आएगा सेम, इस वीडियो में बताएंगे। और ऐसी कॉपी लिखने पर आपको फुल नंबर यानी 100% बता रहा हूं। इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आप एकदम 95 नंबर से कम नहीं लाएंगे एकदम। तो इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में आपको देखिए कैसे कॉपी लिखना है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम क्या कॉपी है, ऐसे ही आपको भी लिखना है बोर्ड एग्जाम में। प्रश्नोत्तर संख्या सेम टू सेम कैसे डालना, सब कुछ इस वीडियो में आपको एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन का सलूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश का ऐसा ही आपको सिखाएंगे, हिंदी तो चल ही रहा है आज, और इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर बहुत ही बढ़िया से कॉपी पे कैसे लिखना है सब कुछ सिखाया जाए। इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे और कॉपी में भी बताएंगे कैसे लिखना है। एक एक चीज की तैयारी इस वीडियो में होने वाला है, तो अंत तक बस देख लेना, ठीक है। ये कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है। कौन सा? सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है। इसके बाद समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, सेम बोर्ड एग्जाम में जो आएगा वैसा ही, और पूर्णांक जो है 100 मार्क्स का, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद यहाँ से खंड जो है क से स्टार्ट हो रहा है, खंड क से स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद यहाँ से खंड क में 5 बहुविकल्पी मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट नंबर का, क लिखा है इसमें ना कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि टाइम ज्यादा ना लगे और पूरा मॉडल पेपर आप अच्छे से इस वीडियो में तैयारी कर ले, ठीक है ना। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? संपूर्णानंद जी हैं। अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है अभी बता रहे हैं, बस 5 बहुविकल्पी लिख लेने दीजिए। इसके बाद लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की कौन सी रचना है? तो प्रेम सागर है। इसमें 2 नंबर पे ऑप्शन है ना, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो प्रेम सागर हो जाएगा। इसके बाद पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो आप देख सकते हैं प्रेमचंद। इसके बाद जयशंकर प्रसाद यहाँ पे है, अमरकांत, इसके बाद है यशपाल। तो देखिए पर्दा कहानी के जो लेखक है हमारे यशपाल जी हो जाएंगे। इसके बाद आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। पहला ही जो ऑप्शन है ये सही है। इसके बाद यहाँ पे अंगा नंबर, वाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आप देख सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदारपुर सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो वाणभट्ट की आत्मकथा जो है इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यानी 5 बहुविकल्पी कर लिए ना। अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है, देखिए अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं और कॉपी में आपको लिखने नहीं आता है तो आप मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, अपना नंबर नहीं पाएंगे। तो आप लोग को कॉपी में लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। तो आप लोग देखिए इस वीडियो में कैसे सिखा रहे हैं, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए मान लीजिए कि आपकी ये कॉपी है, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले खंड क करेंगे, तो खंड क ऐसे हेडिंग डालेंगे अच्छे से, एक एक चीज स्टार्ट कर रहे हैं, समझाना ध्यान से देखिए। खंड क हो जाएगा, अंडरलाइन कर दीजिए। इसके ठीक नीचे प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा। पहला कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहला अंडरलाइन कर दीजिए अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पहला का जितने भी ऑब्जेक्टिव आपने किया है, पहला का क किए, पहला का ख किए, पहला का ग, पहला का घ, पहला का ग, यानी टोटल इस तरीके से लिख लेंगे। पहला के क में कौन सा ऑप्शन सही था? दूसरा था। यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए पहला के क में दूसरा ऑप्शन सही था, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन उतार दिए हैं, देखिए देख रहे हैं ना, संपूर्णानंद। इसी तरीके से पहला के ख में कौन सा ऑप्शन सही था? आपका दूसरा था। देखिए पहला के ख ये है, और लल्लू लाल की रचना दूसरा सही था ना, प्रेम सागर, तो दूसरा लिख के इस तरीके से यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे प्रेम सागर उतार देंगे। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही 5 बहुविकल्पी आप कर लेंगे। पहला का ग का यशपाल सही था, तो यहाँ पे यशपाल दिख रहा है आपको, यशपाल लिख देंगे। यहाँ पे विष्णु प्रभाकर घ का, तो यहाँ पे विष्णु प्रभाकर, पहला के घ का पहला विष्णु प्रभाकर, पहला के अंग का हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 नंबर पर ऑप्शन है, 4 नंबर पे यहाँ पे लिख दिए। इसी तरीके से पहला कर लेंगे। आगे चलते हैं दूसरा नंबर पे। एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनाया गया है। देखिए दूसरा के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरा का क्या है, कमायनी किस युग की रचना है, यही है ना दूसरा के क। दूसरा के क की कमायनी किस युग की रचना है, तो यहाँ पे बहुविकल्पी में आ जाइए। तो यहाँ पे लिखा है क्षयवादी युग की, किस युग के हैं? तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ कि ज्यादा बहुविकल्पी में टाइम ना दिया जाए, आप फटाफट से करते चलिए। कहते हैं कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। देखिए इसमें दूसरा सही था ना, तो यहाँ पे देखिए कॉपी में पहले
प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा इस तरीके से, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा के क के कौन सा सही था, यहाँ पे दूसरा था, तो यहाँ पे क्षयवादी युग लिख दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षयवादी युग। अब देखिए पहला का ये दूसरा के ख लिखा है, दूसरा के ख में देखिए निम्नलिखित वह कवियों में से कौन सा प्रगतिवादी कवि युग के कवि है ना। तो यहाँ पे अग्रदास हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दूसरा के क के ख का पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद इस तरीके से लिखेंगे, ग लिखा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा 1943 में हुआ था, आप सभी जानते हैं, दूसरा सही है, ग का दूसरा। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे दूसरा के ग का दूसरा ऑप्शन सही 1943, ठीक है ना। इस तरीके से द्विवेदी युग की रचना नहीं है, प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, कमायनी। तो देखिए तीनों है, लेकिन ये जो है कमायनी युग की नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। तो घ का चौथा ऑप्शन सही है, देखिए दूसरा के घ का चौथा ऑप्शन सही है। इस तरीके से भी लिखेंगे आप। यहाँ पे अंक नंबर लास्ट है ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्य काव्य नहीं है, कृत्य काव्य नहीं है, तो रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, यमा। देखिए मामा, ठीक है ना, यही जो है काव्य कृति नहीं है, लेकिन ये सभी है, तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन सही है। यानी कि इस तरीके से लिखेंगे 2 नंबर का अंक का चौथा सही है। तो इस तरीके से आप बहुविकल्पी 10 कर लेंगे, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर आपका 10 नंबर एकदम अच्छे से लिखेंगे तो कोई नहीं रोकेगा। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। जितने भी प्यारे बच्चे इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट भी करके बताइएगा किस टाइप की वीडियो चाहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि डेली सबसे पहले आपको वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो मिले, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का गद्यांश आता है पेपर में, समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे पहले गद्यांश, सॉल्यूशन कैसे करना ध्यान समझिए। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, आप देखिए जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अब कह रहा है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। जैसे ही आप गद्यांश को पढ़े हैं आपको एक चीज मालूम हो गया होगा कि ये गद्यांश जो है किस चैप्टर से यानी किस पार्ट से लिया गया है। तो ये देख रहे हैं राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का जो स्वरूप आपका चैप्टर है उसी चैप्टर से वासुदेव सर अग्रवाल जी उसको लिखे हैं, उसी चैप्टर से गद्यांश लिया गया है। इसमें क्या बोला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब संदर्भ लिखना है तो आपको 2 नंबर इस पे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पृथ्वी की देह को किसने सजाया, और भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो इस 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है, सबसे पहले यहाँ पे चलिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे आपको लिखना है। दिख रहा है ना, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखने के ठीक बाद आपको संकेत लिखना है कि धरती माता की कोख, संकेत में शुरू में इतना डाल देंगे, लास्ट में ये डालेंगे। संकेत में इसमें छोड़ दिया हूं ताकि संकेत डालने से फायदा होता है, एग्जामिनर जो है वो समझ जाता है कि बच्चा जो है कौन सा गद्यांश किया है। लेकिन यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या मैं 3 लिख दिया हूं और इसका संदर्भ मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है, वासुदेव सर अग्रवाल जी लिखे हैं। तो चलिए लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। तो इतना संदर्भ लिख लेंगे, बहुत ही अच्छे से साफ साफ लिखिएगा, टू द पॉइंट, तब जाके आपको एक एक नंबर मिलेगा अच्छे से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, यही क्वेश्चन कह रहा है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। यानी धरती माता पर देखेंगे, धरती पर विभिन्न प्रकार के सोने, जैसे सोने कोयला से निकलता है कोयला, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, बहुत सारा नदियां, बहुत सारे चीजें पड़ी हुई हैं, वही है अमूल्य निधियां, इसीलिए वसुंधरा कहलाती है। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए गद्यांश में आते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन जो किया है यहाँ तक ना, इसी का आपको क्या करना है, इसका भाव क्या है उसी को रेखांकित अंश के रूप में लिख देना है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं
जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। इतने का ही अंडरलाइन का अर्थ बताना है। चलिए यहाँ पे देखिए हेडिंग लगाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये 3 नंबर पे क्वेश्चन है। रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां यानी रत्न भरे पड़े हैं, यानी कि इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है। इन सभी बहुमूल्य रत्नों से कौन परिचित ना होना चाहेगा, मतलब कौन कौन नहीं चाहेगा कि धरती पर क्या क्या है हम उसको देखें, वही चीज है इसमें। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है इसमें कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। जो पृथ्वी की देह है, पूरे जो पृथ्वी पर चलते हैं तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जंतु हर एक तरह के मतलब कि रत्न मिलते हैं, तो उसी ने सजाया है। तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे 4 नंबर कि पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस पर दिन रात, यहाँ से आगे थोड़ा सा है देखिए, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर और असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको भी साफ साफ टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। 5 नंबर भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर का अच्छे से कि भावी आर्थिक समुदाय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। समझ में आ रहा है ना। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इसमें देखिए अथवा में भी एक आएगा गद्यांश, चाहे तो इसको भी कर सकते हैं कोई, लेकिन एक ही करना है, ये ध्यान में आपको रखना है। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा, पुराने चित्र में इस देखने वाला उदास होता है। इस गद्यांश को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में बस एक ही गद्यांश बता रहा हूं, अगला ये आप सॉल्व कर लीजिए खुद, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम सीधे सीधे। ये पद्यांश से क्वेश्चन पूछेगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है पद्यांश की दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाज के लिए कौन सा शपथ है। यदि मैं उकसाई गई भारत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रुको मत, कहो सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो चाहे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक और इधर दिया है देखिए अथवा में, चाहे तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं 3 नंबर में तो मेन क्वेश्चन बताया था, लेकिन 4 नंबर में मैं अथवा वाला बता देता हूं, ताकि आपको लिखने का तरीका मालूम चल जाएगा। अगर अथवा वाला भी करना होगा तो आप कैसे कॉपी में लिखेंगे, इसलिए यही बता देता हूं। चलिए लिखा है लज्जाशिला पथिक महिला को जो कहीं दृष्टि आए होने देना, विकृति वश न तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमिक हो गोद ले श्रांति खोना। इसके बाद होठों की ओ कमल मुख की मालनताएं मिटाना। ये 4 लाइन हो गया। इसके बाद पद्यांश आगे फिर पढ़ेंगे। कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुतंगा को। जैसे इतना 8 लाइन का ये पंक्ति है, ये पद्यांश से लिया गया है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस पार्ट से इस पंक्ति को, ये पद्यांश को लिया गया है, ठीक है। देखिए पवन दूती का जो आपका चैप्टर है, मतलब कि ये उपाध्याय जी जो है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, उन्हीं ने इसको लिखा है। तो आपको इसका पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या पूछा इसमें। उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राधा लज्जाशीलक पति महिला को विषय में क्या कहना चाहती है। होठों की और कमल मुख में अलंकार छिपा कौन सा है। जलद और कृषक ललना का अर्थ बता दीजिए। तो सबसे पहले इस 4 नंबर गद्यांश का अथवा में संकेत डाल लीजिए। चलिए कैसे लिखना है, यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखेंगे, साफ साफ 4 लिख लिए। अब अथवा वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे चाहे तो अथवा भी इस तरीके से लिख लेंगे, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं। अब संदर्भ हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोजी द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद भाग में संकलित पवन दूती का शीर्षक काव्य अंश से उद्गृत है, यानी कि लिया गया है। इतना जब अच्छे से लिख देंगे तो आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप चलते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब ये जो है यहां से लेकर के इतना 2 ही लाइन का अर्थ बताना है। चलिए, जो थोड़ी सी श्रमिक
वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की औ कमल मुख की मलनताएं मिटाना। इसी दो लाइन का आपको क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। 2 नंबर में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हे पवन, यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसके सूखे होठों और मुरझाया हुआ इसके बाद देखिए यहां से है मुरझाया हुआ यहाँ पर देख कमल सदृश मुख्य फुलित हो उठे। अब इसके बाद उतना कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया कि राधा लज्जा सिलक पथिक महिला के विषय में क्या कहती है। यही है ना क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखेंगे कि राधा लज्जा शिला पथिक महिला के परोपकार के विषय में बात करती है। परोपकार मतलब होता है उसके उपकार करना। तो ये हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें कौन सा अलंकार छिपा है, तो ये उपमा अलंकार इसमें होगा। कौन सा, होठों की ओ कमल मुख में उपमा अलंकार छिपा हुआ है। इसको देखिए यहाँ पे लिखकर बता देते हैं। लिखेंगे उपमा अलंकार, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं उपमा अलंकार, ठीक है ना। इस तरीके से लिख देंगे, आपका हो जाएगा काम। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 की जलद और कृषक ललना का अर्थ क्या है। जलद और कृषक ललना का अर्थ होता है छाया द्वारा सुखित करना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि छाया द्वारा सुखित करना हो गया आपका काम कंप्लीट। इसके बाद हम अब चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि क नंबर में कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का भी नाम लिखिए। ये 5 नंबर का आएगा। अगर आप जीवन परिचय केवल लिखते हैं तो 3 नंबर, साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 2 नंबर, यानी तब जाके 5 नंबर मिलेगा। इस देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, इसमें सॉल्व करेंगे। पहला नंबर लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम। तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इसमें से मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी बना दिया हूं वीडियो, ठीक है। तो इसका वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डाल दिया हूं। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम का भी जीवन परिचय डाल दिया हूं। इसके बाद इस वीडियो में मैं वासुदेव शरण अग्रवाल पर जीवन परिचय बता देता हूं, जो कि लेखक है। आपको अच्छे से कैसे लिखना है यहाँ पर देखिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहले डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क कर रहे हैं, और तीसरा ऑप्शन सही है, मतलब तीसरा कर रहे हैं ये वाला, तो तीसरा ऐसे डाल लेंगे। तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल तीसरा पे है, तो यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल तीसरा पे डालेंगे, और हेडिंग डालेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। इसी तरीके से आपको भी लिखना है। और इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, पहले नंबर ध्यान से समझिए। पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। आपको जो भी जीवन परिचय लिखेंगे उसमें किस सन को उनका जन्म हुआ था वो चीजें पहले आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है ना। इतना हो गया। इनके पिता लखनऊ में रहते थे। इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। तदंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के उपाध्यक्ष पद पर रहे। इसके बाद है सन 1941 में इन्होंने पीएचडी तथा 1946 में डीलिटी की उपाधि प्राप्त की है। इसके बाद सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कॉलेज ऑफ यहाँ पर देखिए इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसके बाद सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में यहाँ पे देखिए राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्यात नियुक्त हुए थे, यानी कि उसमें भी नियुक्ति इनको मिली थी। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत और पुरातत्व गहन अध्ययन किया था। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट में 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। तो ये रहा आपका जीवन परिचय। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी साहित्यिक योगदान लिखेंगे। देखिए आप देखिए साहित्यिक योगदान में कि डॉक्टर अग्रवाल जी
भारतीय संस्कृत पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने मन में ही भारतीय संस्कृत को क्या किया, तो यहाँ पे थोड़ी सी आगे देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इन्होंने अपने निबंधों में प्रौद्योगिक वैदिक एवं पौराणिक के धर्म का उद्घाटन भी किया। तो इतना लिख लेंगे योगदान में। इसके बाद है कृतियां, उनकी कुछ कृतियां भी जरूरी हैं पेपर्स में। कृतियां लिखेंगे कि वासुदेव सरगरवाल ने निबंध शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्न है, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे पहले निबंध संग्रह में हेडिंग डाल के कि पृथ्वी पुत्र हो जाएगा, कल्पलता हो जाएगा, कला और संस्कृत हो जाएगा, इसके बाद कल्प वृक्ष हो जाएगा, इसके बाद भारत की एकता आदि, ये सभी उनकी निबंध संग्रह हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे साहित्य में स्थान, उनका साहित्य में क्या स्थान है ये भी लिखना बहुत ही जरूरी है कि भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव सरगरवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी ममता कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे साहित्य हो जाएगा उनका, साहित्य में स्थान। तो पूरा जीवन परिचय लिखेंगे तभी जाकर के 5 नंबर मिलेगा। अब चलेंगे आगे क्वेश्चंस में। यहाँ पे 5 का ख वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। का बोला इसमें कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त पहले हैं, सुमित्रानंद पंत 2 नंबर पे, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रामधारी सिंह दिनकर का। तो आज की इस वीडियो में मैं कवि में मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय बता देता हूँ, कवि हैं इनका ही बता देता हूँ। और जितने भी प्यारे हमारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्यारा सा अपना लाइक कीजिए। काफी मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। आप तो समझ ही रहे हैं कॉपी लिखने में कितना मेहनत लगता है, तो इसको लिखा गया है आप सबके लिए मेहनत से। तो आप लोग छोटा सा कार्य कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा है कि इंग्लिश का भी ऐसे वीडियो सोल्यूशन आ रहे हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी वीडियो। चलिए मैथिली शरण गुप्त जी के पास चलते हैं जीवन परिचय लेकर। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए कितना मेहनत से तैयार कराया जा रहा है, तो आप लोग इसको समझिए। इसका पीडीएफ भी देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख का पहला ऑप्शन कर रहे हैं ना, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क का पहला ऑप्शन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा पहले क्या करना है। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय लिख रहे हैं ना, तो इनका यहाँ पे पहले टॉप में ऊपर में लिख लीजिएगा उनका नाम, ठीक है ना। इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा। और क्या लिखना है जीवन परिचय में कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चीरगांव में हुआ था। ये जो है आप ब्लैक पेन से लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। मैं रेड कलर यूज किया हूं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में केवल ब्लैक पेन और ब्लू पेन, 2 ही पेन का यूज करना है। और ये सन को ब्लैक पेन से डालिएगा, ठीक है। इसके बाद इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त थे। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी, अब यहाँ पे गुप्त जी इसके बाद पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव था पड़ा, मतलब जैसे उनके पिताजी थे वैसे ही उन पर भी प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्होंने यानी उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। गुप्त जी विनम्र, हंसमुख एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं थे। साकेत महाकाव्य पारितोषिक भी मिला है उनको, ठीक है ना। इसके बाद भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को मां भारती का यह महान साधक स्वर्ग में विलीन हो गए। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के तैयारी कर सकते हैं, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अब 2 नंबर इस पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे साहित्यिक सेवाएं उनकी कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए साहित्यिक सेवाएं में कि गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था। गुप्त जी का जो झुकाव था वो गीत काव्य की ओर था। और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा, ठीक है ना। अब देखिए इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का
प्रेरणादायक चित्रण हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आगे क्वेश्चन इसी में, मतलब उन्हीं के बारे में। अब देखिए यहाँ पे, इन्हें साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। तो इतना लिख लेंगे अच्छे से। इसके बाद क्या यहाँ पे लिखेंगे, रचनाएं, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं भी लिखेंगे कि गुप्त जी समस्त रचनाओं दो प्रकार की है। गुप्त जी की जो समस्त रचनाएं हैं दो प्रकार की है। पहला है अनुदित, दूसरा है मौलिक, ठीक है ना। पहले देखिए, इनकी अनुदित रचनाओं में दो प्रकार का साहित्य, कुछ काव्य और कुछ नाटक भी है। जैसे कि साकेत में लिखेंगे यहाँ पे कि यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। इसके बाद देखिए भारत भारती में लिखेंगे कुछ। भारत भारती में क्या लिखना है कि इनमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया गया है, गौरव का गान किया गया है। इसके बाद यहाँ पे साहित्य में स्थान लिखेंगे, हेडिंग क्या लिखेंगे कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। खड़ी बोली को काव्य के सांचे ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल उन्होंने दिखाया है वह अविस्मरणीय रहेगा। अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पेपर देखिए, पेपर में क्या है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का आएगा। या अथवा में भी दिया है कि ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु पर अपने शब्दों में लिखिए, 5 नंबर। कोई ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला, कोई एक ही करना है। तो इस वीडियो में देखिए मैं यहाँ पे आपको बहादुर कहानी पर बता देता हूँ, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे, किसके विषय में लिख रहे हैं तो बहादुर के बारे में। क्या लिखेंगे, चलिए ध्यान से देखिए। प्रेमचंद्र की कहानी कला को अक्षर रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी है। अमरकांत क्या है, आगे हैं। इनकी कहानियों में मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिला है। इतना क्लियर हो गया ना। इनकी बहादुर कहानी माध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक सुगठित संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसके बाद देखिए, इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है, ठीक है ना, आगे ही है। इसके बाद इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे है, ओके। यहाँ पे बढ़िए, संदेश देना है। अब देखिए, शोषित के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार उच्च नीच के वेद के कारण दिलों में पड़ी दरारों को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूख है। इसके बाद मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप इसके द्वारा घर छोड़ जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। इतना चीजें आपको अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं, धनी और निर्धन का वर्ग वेद मानवीय भावनाओं ही कम कर सकती है। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश है। तो ये जो है आप बहादुर पर इतना लिखेंगे तभी जाकर के आपको कितना नंबर, 5 नंबर मिल पाएगा। और ऐसे ही साफ साफ लिखना पड़ेगा, तो अब जाके आप हिंदी में टॉप करेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा इंग्लिश में आप कैसे टॉप करेंगे। पहले इस हिंदी की पूरी तैयारी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप देख रहे हैं ना,
स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का ये भी आता है। और ये जो क्वेश्चन आता है आपके जिले वाइज आता है, आप किस जिले से हैं उस जिला के लिए आपको अलग प्रश्न बताया जाएगा। तो आप किस जिले से आपको कमेंट करके बताना होगा कि कमेंट में कि सर मैं इस जिले से हूं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। देखिए क्योंकि एक जिला का तो बता नहीं सकते हैं, 75 जिले हैं, 75 जिले में अलग अलग क्वेश्चन ये आता है, इसलिए 7 नंबर क्वेश्चन आप अपने से तैयारी कीजिए जो आपके जिले में आता होगा। ठीक है, कमेंट में भी बताइए कि आप किस जिले से हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे इस मॉडल पेपर में क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां से स्टार्ट होता है खंड ख से। खंड क का काम खत्म, अब खंड ख जो है ये नया पेज से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखेंगे 8 का क लिखा है इसमें कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन को पहले नंबर को ही बता देता हूं, ठीक है। लिखा है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुआ पत्रकारश्चित, इसके बाद परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवाय असित, यत्र कुत्रापि अयम जनानम दुखितान पीड्यमानस पश्यति तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधनम सहमाचस्य करोत। इसके बाद प्राणी शिव अस्य स्वभाव एवासित। इतना पढ़ेंगे। आपको करना क्या है, संदर्भ इस गद्यांश का लिखना है, हिंदी वाले गद्यांश के संदर्भ, इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है, तब जाके 7 नंबर आराम से मिलेगा। इसमें 2 दिया है, देख सकते हैं, चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं पहला ही बता देता हूं, यहाँ पे पहला नंबर 8 का पहला ही। चलिए कॉपी में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए अच्छे से तैयारी कीजिए। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले इसमें प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, इससे पहले खंड क स्टार्ट करेंगे। आप बोर्ड एग्जाम में गलती ये नहीं कीजिएगा, कोई भी खंड करिएगा तो खंड जो है नया सिरा से स्टार्ट कीजिए। खंड क करेंगे तो नया पेज लेंगे, और खंड ख भी करेंगे तो ये नया पेज से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क कर रहे हैं। अब महामना ये संकेत है, संकेत में बताया गया है कि महामना विद्वान डॉट डॉट लास्ट में से एवासित, इसी गद्यांश को मैंने किया इसलिए संकेत डाल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे संदर्भ इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे अच्छे से लिख दीजिएगा, ये आपका 2 नंबर मिल जाएगा संदर्भ पे। अब अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद का 5 नंबर मिलेगा, तो यानी टोटल 7 नंबर मिल जाएगा। चलिए पढ़ेंगे पहले नंबर, ध्यान से थोड़ा देखिए। कह रहा है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुआ पत्रकारश्चित, इसके बाद परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवाय आसित, यत्र कुत्रापि अयम जनानम दुखितान पीड्यमानस पश्य तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वाधीनम सहमासत्य करोत। इसके बाद है प्राणी शिव अस्य स्वभाव ऐसित। अब देखिए इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अनुवाद हिंदी में, अनुवाद हेडिंग डाल लेंगे ना। इसके बाद महामना विद्वान वक्ता, वक्ता का मतलब होता है भाषण देने वाला को बोलते हैं वक्ता। इसके बाद धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही है, मतलब कि लोगों की सेवा करना। जन मतलब होता है लोग, लोगों की सेवा करना था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे, यानी जितनी भी आवश्यकता थी करते थे। प्राणियों का सेवा इनका स्वभाव ही था, मतलब कि प्राणियों का भी सेवा करते थे, ठीक है ना। तो ये संस्कृत का आपका गद्यांश था, संदर्भ लिख लीजिए, इसका अनुवाद भी कर दिए, 7 नंबर मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कर सकते थे, अथवा में दिया था, लेकिन अब 8 का ख करेंगे। दिया है इसमें, ध्यान समझिएगा, लिखा है इसमें दिए गए पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। नमे रोचते भद्रम व उल्कस्य मी वेचनम, इसके बाद अक्रूस द्रास्य मुख्यम पश्य कथम कुस्त्रो भविवस्य, ठीक है ना। इसके बाद अथवा में दिया है कि करो क्षेत्र कार्य हस्तारम प्रत्यक्षेपी प्रिय विदिनम, इसके बाद वर्जयेत तादृश्यम मित्र विषकुभम प्रयो यानी पयोमुजम। तो आपको मैं पहला ही बता देता हूं, इसका आपको श्लोक है, इसका हिंदी में संदर्भ कर दीजिएगा, इसके बाद हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। नमे रोचते भद्रम व उल्कस्यामि वेचनम,
अक्रोशदस्य मुख्यम पश्य कथम कुद्रो, इसके बाद भविष्यत, तो इसका पहले हिंदी में संदर्भ लिखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख कर रहे हैं। संकेत में लिखेंगे नमो रोचते, बीच में डॉट डॉट करके लास्ट में भविष्यति, इसका आपको लिख रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे कैसे, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। चलिए लिखा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उल्क जातकम शीर्षक से उद्गृत है, मतलब कि लिया गया है। इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल गया। इसके बाद इसका अनुवाद भी कर देते हैं ना, तो ध्यान से देखिए लिखेंगे इसका अनुवाद कि नमे रोचते भद्राम, उसी का है कि तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। तुम लोगों को इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय के क्रोधहीन मुख्य को ही देखो, कुछ होने पर भी यह कैसा जाएगा। यानी तो इसका यहाँ पे अनुवाद कर लिए हैं, ऐसे ही लिखना है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है प्रश्न ग्रामर का। एक नंबर का 2 करना है, 2 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर दीजिए। वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है ना। पहला है इसमें तलवार की धार पर चलना, कोई एक का अर्थ लिखना है। टक्का सा जवाब देना, दाल में काला होना, या नमक मिर्च लगाना। तो देखिए पहले इसका दाल में काला होना लिख देते हैं। कोई भी आपको जो आसान लगे कर सकते हैं, लेकिन मैं दाल में काला होना बता देता हूं। इसका पहले अर्थ लिखेंगे तब वाक्य में प्रयोग करेंगे, तब जाके 2 नंबर मिलेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का तीसरा कर रहे हैं ना, तीसरा डाले थे। दाल में कुछ काला होना, इसका अर्थ लिखेंगे गड़बड़ होना। दाल में काला होना का मतलब गड़बड़ होना, तो 1 नंबर इस पर मिल गया। अर्थ लिखे तो वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग ऐसे लिख देंगे हेडिंग कि तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर घूमते रहते हो, जरूर दाल में काला है। तो ये हो जाएगा इसका वाक्य में प्रयोग, हो गया ना। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे 10 नंबर पे। क्या लिखा है 10 का क कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चुनिएगा। सही शब्दी पहला तथापि का संधि विच्छेद, तथा धन अपि होता है, तथा धन अपि, बी नंबर सही है, तथा धन अपि, समझ रहे हैं ना। इसके बाद है परमेश्वर का संधि विच्छेद, परम धन ईश्वर, पहला ही सही है। तो देखिए कॉपी में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे 10 का क, तथा धन अपि लिखे ना संधि विच्छेद। इसके बाद यहाँ पे पूछा है परमेश्वर का संधि विच्छेद, परम धन ईश्वर होता है, परम इसमें नहीं है, इधर देखिए परम धन ईश्वर, ये सी नंबर सही है इसमें। तो देखिए यहाँ पे परम धन ईश्वर, सी नंबर सही है। इसके बाद यहाँ पे गायक का संधि विच्छेद, गाय धन अक, गाय, ये सी नंबर सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दें सी नंबर, गाय धन अक, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे ना। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ध्यान से कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, ख नंबर। यहाँ पे देखिए क नंबर का 10 का ख कह रहे नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति बताइए, वचन बताइए। आत्मनः में विभक्ति एवं वचन, तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पे एक वचन होगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा आत्मनः में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे षष्ठी विभक्ति, प्रश्नोत्तर संख्या 10 का ख, षष्ठी 1 नंबर, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। इसमें छिपा है आत्मनः में। इसमें देखिए इसके बाद दूसरा है नामनः में विभक्ति वचन बताइए, तो नामनः में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिख लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ से 11 का कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। सही अर्थ चुनना है। इसमें लिखा है वसन व्यसन का, वसन और व्यसन का सही शब्द चुनिए। तो वसन व्यसन का इसमें विश्व और व्याकुल, कवच और भोजन, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए इसमें है वस्त्र और आदत, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, वस्त्र और आदत। वसन व्यसन का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे देखिए वसन व्यसन का अर्थ क्या होता है, वस्त्र और आदत। चलिए यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखिए सीख लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का क, पहला का सी सही था, वस्त्र और आदत ये सही है, वस्त्र और आदत ये सही है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें है दूसरा का कि अबूझ, अम्बुज है ना, अम्बुज और अबुद, अम्बुज और अबुद का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे कमल और बादल, कमल और बादल हो जाएगा, ये वाला सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर सही है, कमल और बादल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब देखिए 11 का ख नंबर में क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 अर्थ लिखना है इसमें। पहला लिखा है अंबर, अंबर, दूसरा है पट, तीसरा है विधि, चौथा है नाग।
तो किसी एक ही शब्द का दो अर्थ बस लिख देना है। अंबर मतलब क्या होता है, आकाश, गगन भी होता है, तो इसका लिख देंगे यहाँ पे। प्रश्नोत्तर संख्या 8 ख नंबर का पहला अंबर का आकाश अवस्त्र लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें ग नंबर की निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो आंखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा, आंख के आगे। आप देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिया है इसमें, ठीक है ना, तो इसमें 4 ऑप्शंस में से किसी एक का ही करना है वाक्य प्रयोग। तो यहाँ पे इसका ऑप्शंस में से कौन सा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, तो ये बी नंबर सही है। देखिए प्रत्यक्ष लिख देंगे। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है 11 का, जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं, सी नंबर सही है। जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु बोलते हैं। आप तो कॉपी में लिख ही लेंगे, आगे चलेंगे यहाँ से। घ नंबर 11 का घ देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। पहला है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो यहाँ पे इसको शुद्ध करना है। दूसरा है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। देखिए कह रहा है कोई 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए, बस 2 को करना है, 2 को छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे घ का 11 का। पहले तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, यहाँ पे तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो बैठे हैं नहीं होगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ठीक। इसके बाद इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। अगला क्वेश्चन इसमें वीर रस, हास्य रस, अस्थाई भाव के उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। श्लेष्म तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब इसका भी उदाहरण सहित लक्षण लिखिए। ग नंबर है दोहा सोठा छंद का भी उदाहरण सहित लक्षण लिखना है। ये 6 नंबर फिक्स है, ये बोर्ड एग्जाम में एकदम फिक्स है कि यही आएंगे, तो यही आएंगे, आप पढ़ लिए होंगे। इसका भी यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 12 है ना, यहाँ पे 12 नंबर का बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसमें हास्य रस को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अपने अथवा पराये के परिधान यानी वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक अस्थायी भाव, विभाव अथवा और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण होता है, जिसे हास्य रस कहते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल भी लिखना होगा, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। देखिए उदाहरण में ध्यान समझिएगा। उदाहरण लिखेंगे कि नाना वह नाना वैसा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन निपुल मुख कहूं, बिन पद कर को बहु पद बाहु। तो ये हो जाएगा इसका उदाहरण, ठीक है ना। इसका स्पष्टीकरण भी कर देंगे, लिखेंगे इस उदाहरण में अस्थाई भाव यानी कि हास का आलंबन शिव समाज है, आश्रय शिव स्वयं है, उद्दीपन विचित्र वेशभूषा है, अनुभव शिव जी का हंसना है, रोमांच हर्ष संचारी भाव है। तो स्पष्टीकरण जब तक नहीं करेंगे आपका नंबर भी नहीं मिलेगा, तो साफ साफ ऐसे ही लिखना है। इसके बाद है आपका यहाँ पे श्लेष्म अलंकार को बता देता हूं, ठीक है ना। श्लेष्म अलंकार देखिए ख नंबर है ना, ख नंबर में श्लेष्म अलंकार क्या होता है, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, कोई शब्द एक ही बार प्रयोग करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे तो होता है, किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलता हो, तब वहां श्लेष्म अलंकार आता है, ठीक है ना। देखिए कहने का मतलब जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो उस शब्द का एक ही बार प्रयोग होगा, लेकिन उसका अर्थ विभिन्न होगा, 1 से अधिक होगा, 2 होगा, तो जो आता है अधिक बार अर्थ होता है उसी को श्लेष्म अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका कि चिरजीवें लिखा है ना, चिरजीवें जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए, वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इतना लिख लेंगे इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसके बाद स्पष्टीकरण भी करेंगे ना, इसका स्पष्टीकरण करना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखिए यहाँ पे कि इस उदाहरण को वृषभानुजा और हलधर शब्द एक ही बार आए हैं, किंतु अनेक अर्थ आ रहे हैं इसका। आप देखिए वृषभानुजा का अर्थ क्या होगा कि राजा वृषभानु की पुत्री राधा तथा वृष बैल, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका अर्थ। हलधर का मतलब बलराम तथा बैल हो जाएगा। देख रहे हैं ना, एक ही शब्द है लेकिन इसका अर्थ कितने हैं, 2 निकल गए ना, वही कहा जा रहा था। अब इसके बाद है इसमें दोहा, दोहा का भी हम आपको बता देते हैं, ये छंद में आता है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, 100% पेपर में यही आएंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा प्रकाश जो है लाइट प्रॉब्लम कम है।
चलिए देखिए, दोहा में लिखेंगे कि दोहा अर्थ सम, अर्थ है ना, अर्थ मतलब होता है आधा, दोहा अर्थ सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, जिसे हम दोहा कहते हैं। समझ में आया ना। एग्जाम्पल देखिए इसका, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोऊ, कह रहा है इसमें कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोऊ, जा तन की झाई परे श्याम हरि तू ही होई। तो देखिए इसमें मात्राएं भी दर्शाना है। देखिए मम एक मात्रा, 2 मात्राएं हैं तो इसको 2 को इस टाइप से दर्शाएंगे। री में भी 2 है तो इस तरीके से, भ में 1 है तो इसमें एक इस तरीके से लिखेंगे, व में भी 1 है तो इस तरीके से, बा में बमया का मात्रा 2 है तो 2 इस तरीके से इस तरह दर्शाएंगे, धा में भी 2 है तो इस तरीके से, हरो इस तरीके से आपको मात्राएं भी एग्जाम्पल के साथ दर्शा लेना है। इसमें आप तो समझ ही रहे हैं, मात्राएं को दर्शाने का नियम भी जानते होंगे, तो इस तरीके से एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब क्लियर हो गया है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। देखिए इसमें 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इसमें कह रहा है इसमें कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 6 नंबर का आता है प्रार्थना पत्र, या अथवा भी दिया रहेगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लिखा है कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरह जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। अब चलिए मैं पहला ही समझा देता हूं, ऐसे ही लिखना है। बैंक में खाता खुलवाने के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, 6 नंबर का सवाल है, बात बड़ी है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 13 लिख लेंगे इस तरीके से। अब देखिए पहले क्या लिखेंगे, सेवा में कमा लगा के नीचे से लिखेंगे कि शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक मेरठ, इतना लिख लेंगे। अब मेन बात आती है लेखन में, पत्र लेखन में विषय होता है कि किस विषय पर आप ये पत्र लिख रहे हैं। तो मेन हेडिंग विषय लिखेंगे ब्लैक पेन से कि बैंक में खाता खोलने के लिए संबंध में हम ये पत्र लिखे हैं। अब चलेंगे किसके विषय, किसके यहाँ भी देंगे, तो महोदय के बारे में, कि महोदय को ये पत्र लिख रहे हैं कि सविनय निवेदन है कि मैं रमेश कुमार, मैं आपके बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता हूं ताकि मैं आपके बैंक द्वारा उपलब्ध सेवाओं के लाभ ले सकूं, ठीक है ना। महोदय मैंने बैंक खाता से संबंधित सभी दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न कर दिया, यानी कि सबको जोड़ के पंचिंग कर दिया हूं। अतः नम्र निवेदन है कि आपकी बैंक में मेरी एक खाता खोलने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं आपका सदा क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा, यहाँ पे ऋणी रहूंगा लिख सकते हैं। अब देखिए भवदीय में रमेश कुमार, आपको पेपर में आपको नाम नहीं लिखना है। जब आप पेपर देंगे और पत्र लिखेंगे तो भवदीय में आपको नाम नहीं लिखना है, केवल अ लिख देंगे, आप कमा लगा दीजिए, ब लिख दीजिएगा, कमा लगा के स लिख दीजिएगा, मतलब अ ब स द लिख के नाम नहीं लिखना है, ठीक है ना। आप पता बलिया उत्तर प्रदेश, ये आप पता लिख सकते हैं लेकिन नाम नहीं लिखना है, अलाउ नहीं है एग्जाम में पत्र लेखन में भवदी में नाम लिखना, ठीक है ना। तो पत्र लेखन ऐसे ही साफ साफ लिखना है। 6 नंबर इसी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ऐसे ही डेली वीडियोज मिलेंगी। बात आती है 14 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपना भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध लिखिए, 9 नंबर का आता है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करना है। क्या लिखा है इसमें कि पहला कि देश में बेरोजगारी की समस्या पर लिख सकते हैं, या आतंकवाद की समस्या पर लिख सकते हैं समाधान पर, या तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व पर भी लिख सकते हैं, चौथा है विद्यार्थी और राजनीति, इस पर भी लिख सकते हैं, पांचवा है देश की समृद्धि विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो इस वीडियो में मैंने पत्र लेखन तो नहीं बना पाया हूं क्योंकि लॉन्ग टर्म है, 9 नंबर का है, तो पूरा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं ला दूंगा, या पत्र लेखन की बहुत सारी मैं वीडियो बना चुका हूं। केवल आप लिखिएगा यूट्यूब स्टडी, क्या लिखिएगा, यूट्यूब स्टडी लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा मतलब कि निबंध, क्या लिखेंगे, निबंध। तो ये सारी वीडियोज आ जाएंगी, बहुत ही बेस्ट तरीके से बताया हूं इसमें। तो वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिले। और मैं ऐसे ही जैसे हिंदी का मॉडल पेपर सोल्यूशन कराया हूं, ऐसे ही इंग्लिश का भी लेकर आ रहा हूं सोल्यूशन। तो क्या चाहते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि इंग्लिश का नेक्स्ट डे आपका सोल्यूशन मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।